हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गायत्री। तो कल हम लोगों ने देखा था बेसिक प्रोग्रामिंग। बेसिक प्रोग्राम के अंदर मैंने आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट बताए थे, जिसमें फंक्शन, एरे और फंक्शन को कैसे यूज़ किया जाता है, ये सारे कंसेप्ट मैं कल आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। बट जिन्होंने भी कल का मेरा सेशन अटेंड नहीं किया होगा वो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे मेरा PSK टेक्नोलॉजीज चैनल है, वहाँ पे जाइए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी C++ की। ओके, सो नेक्स्ट आज देखेंगे हम लोग कंस्ट्रक्टर, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। सो देखिए, कंस्ट्रक्टर मतलब कि क्या होता है। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है जो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज किया जाता है। जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे वो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज होता है। तो कंस्ट्रक्टर बेसिकली जैसे हम लोग फंक्शन बना रहे थे, फंक्शन मतलब कि जैसे आप लोगों के जैसे फंक्शन मतलब void, शो, गेट, इस नाम से हम लोग क्या क्रिएट कर रहे थे, फंक्शन क्रिएट कर रहे थे। अब ये जो भी फंक्शन होते हैं वो आप लोग उसके रिटर्न टाइप मेंशन करते हो और उसको कॉल करते समय आप लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको कॉल करते हो। ये हम लोगों ने कल के सेशन में कवर करवाया था, ठीक है। बट ये जो गेट, शो, जितने भी फंक्शन आप डिफाइन करते हो उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना ज़रूरी होता है। बट जो कंस्ट्रक्टर होता है उसको आप लोगों को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज क्लास का नाम एंड कंस्ट्रक्टर का नाम दोनों कैसे होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। क्लास का नाम एंड कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है। तो इसीलिए आप लोग विदाउट उसको कॉल किए बगैर आप ऑब्जेक्ट जैसे बनाओगे तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों का कंस्ट्रक्टर होगा। देन उसके बाद उसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्टर जब आप डिफाइन करते हो और आप जब फंक्शन डिफाइन करते हो तो फंक्शन का रिटर्न टाइप आपको मेंशन करना ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे फंक्शन आप लोग लोगे गेट नाम का फंक्शन, तो उस गेट नाम के फंक्शन को आप रिटर्न टाइप डिफाइन करोगे, दैट इज वॉइड या इंटीजर या फ्लोट या कैरेक्टर। बट कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर को आप लोग कोई भी रिटर्न टाइप डिफाइन नहीं करोगे, इवन दो वॉइड भी उसको डिफाइन नहीं करोगे, ओके। उसके बाद कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होगा। कंस्ट्रक्टर स्टैटिक होता है। कंस्ट्रक्टर आप लोगों का जब कॉल करने की बात आती है तो आप लोग कंस्ट्रक्टर को विदाउट कॉलिंग मतलब कि आप डायरेक्टली क्या करोगे, कंस्ट्रक्टर को ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करोगे। अब वो किस तरीके से होगा ये हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। सो कंस्ट्रक्टर डिफाइन कैसे किया जाता है, ये इसका एक सिंटैक्स है। जैसे यहाँ पे देखिए, एक क्लास बनाया मैंने यूजर नेम, ठीक है। यूजर नेम मतलब आप लोग क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे प्राइवेट एंड पब्लिक, पब्लिक के अंदर मैंने क्या डिफाइन किया है, कंस्ट्रक्टर। अब देखिए, क्लास का नाम एंड कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होना चाहिए। जैसे आप क्लास का नाम कैपिटल स्मॉल लिखोगे वैसे आप लोगों का कंस्ट्रक्टर का नाम भी होना चाहिए, ओके। इस कंस्ट्रक्टर के सामने में कोई रिटर्न टाइप मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के सामने में मैंने कोई भी रिटर्न टाइप मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कंस्ट्रक्टर। ये हमेशा क्लास के अंदर डिक्लेयर होगा, ठीक है। अब इसको जब हम लोग कॉल करेंगे वो ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होगा। वो भी कैसे होते हैं ये मैं आपको प्रैक्टिकली अभी बताऊंगी, ओके। सो इस तरीके से आप लोगों का कंस्ट्रक्टर डिफाइंड हो गया। बट वही अगर इस कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन मुझे अगर देनी है तो आप लोग क्या करते हो, जैसे फंक्शन की डेफिनेशन में डिफाइन करना चाहती हूँ आउटसाइड द क्लास, तो कल मैंने आप लोगों को बताया कि उसको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू आप एक्सेस करोगे, ओके। तो वैसे कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन अगर मुझे देनी है तो उसको भी आप लोग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा क्लास के बाहर। अब वो कैसे किया जाता है, जैसे आप लोग यहाँ पे देखिए, कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा तो यहाँ पे रिटर्न टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट जो आप लोगों को दिख रहा है दैट इज क्लास नेम, देन उसके बाद स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड देन उसके बाद आप लोगों का कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये क्या हो गया आप लोगों का कंस्ट्रक्टर। नोटिस कीजिए, एक सिंपल सा कंसेप्ट बताती हूँ, क्लास के बाद कभी भी राउंड ब्रैकेट नहीं होता है, ये ऐसा आप लोगों को कभी दिखाई नहीं देगा, ठीक है। बट वही जब आप लोगों का कंस्ट्रक्टर होता है तो क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होगा,
बट उसके सामने हमेशा आप लोगों को क्या दिखाई देगा, राउंड ब्रैकेट दिखाई देगा, तो वो क्लास नहीं है, वो क्या है आप लोगों का कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करोगे। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। ओके, सो टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर में हम लोग देखेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे डिफाइन किया जाता है? सो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब कि अगर आप लोग आपके प्रोग्राम में, ठीक है, आप जो भी प्रोग्राम क्रिएट करोगे उसमें आप लोगों ने अगर कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया है, ठीक है, कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया है, एक जस्ट सिंपली फंक्शन डिफाइन किया है, तो बाय डिफॉल्ट एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है सारे प्रोग्राम में। ओके, उसको मेंशन करना या नहीं करना ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। बट अगर आप उसको मेंशन करते हो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, तो यहाँ पे जब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आप मेंशन करोगे वहाँ पे किस तरीके से लिखना पड़ेगा? सो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हमेशा एक तो कांस्टेंट डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा या आप लोगों को उसमें कुछ एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। तो दैट इज नथिंग बट अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन आप लोग एक तो क्लास के अंदर लिख सकते हो या क्लास के बाहर भी लिख सकते हो, नो इशू। बट जब भी आप लोग उसकी डेफिनेशन लिखोगे तो उसके डेफिनेशन में आप लोग एक तो कांस्टेंट डिक्लेरेशन दोगे या जैसे एक सिंपली स्टेटमेंट लिखोगे, दैट इज नथिंग बट द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे आप लोग देखिए एक क्लास बनाया है डेमो नाम का, जिसके अंदर पब्लिक में मैंने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है। कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, तो यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया है, सिंपली कंस्ट्रक्टर लिया है। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने जस्ट एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, दैट इज 10। तो 10 क्या हो गया? कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखिए इस कंस्ट्रक्टर का ओपनिंग और क्लोजिंग यहीं पे दिया है, ये जो रेड में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, दैट इज नथिंग बट अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरीके से ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली उसको समझाती हूँ। सो F5, ओके। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसको पूरा रफ कर देते हैं। देन हैश इंक्लूड, ठीक है, हैश इंक्लूड iostring डॉट h, देन हैश इंक्लूड conio.h, ओके। फिर उसके बाद हम लोग एक क्लास डिफाइन करेंगे। क्लास, सपोज मैं क्लास का नाम डेमो ही दे रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग, कर्ली ब्रैकेट क्लोजिंग, ठीक है। क्लास के क्लोजिंग के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा? सेमीकोलन, ओके। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे जस्ट एक सिंपल वेरिएबल ले रहे हैं। अगर मैं कोई वेरिएबल को एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन नहीं करती हूँ तो बाय डिफॉल्ट वो क्या रहेगा? प्राइवेट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो a नाम का वेरिएबल है या b नाम का जो भी मैं वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करूंगी वो बाय डिफॉल्ट क्या रहेंगे? प्राइवेट रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे उसको पब्लिक में कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं। अब जो कंस्ट्रक्टर मैं डिफाइन कर रही हूँ दैट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डेमो नाम का कंस्ट्रक्टर, यहीं पे मैं इसकी अगर डेफिनेशन दे रही हूँ तो यहाँ पे जस्ट मैं कांस्टेंट डिक्लेरेशन कर रही हूँ, ठीक है, जस्ट कांस्टेंट डिक्लेरेशन। सो a इक्वल्स टू यहाँ पे 10 दिया है एंड b इक्वल्स टू यहाँ पे दिया है 20। तो ये क्या हो गया आप लोगों का? जस्ट कांस्टेंट डिक्लेरेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद ये कांस्टेंट डिक्लेरेशन करवा दिया। अब ये हो गया आप लोगों का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। उसके बाद हम लोग एक फंक्शन लेते हैं void get नाम का। सो void get नाम के फंक्शन में हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग क्लोजिंग, सो जो हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू आ चुकी है उस कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम लोग अभी क्या करेंगे? एडिशन करवाएंगे।
सो ऐड इज इक्वल्स टू ए एंड बी में हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। सो ए प्लस बी हम लोग करेंगे, जिससे ऐड नाम के वेरिएबल में वैल्यू आ चुकी है। देन उसके बाद हम लोग करते हैं सी आउट। सो सी आउट में हम लोग अभी क्या करेंगे, ऐड नाम के वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, ओके। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं ऐड को प्रिंट। सो ये हो गया आप लोगों का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में जस्ट डिफॉल्ट वैल्यू असाइन की है, और उसके बाद हम लोगों ने गेट नाम के फंक्शन में क्या किया है, जस्ट कैलकुलेशन करके प्रिंट करवाया, ठीक है। तो ये हो चुका आप लोगों का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और उसके साथ मैंने एक फंक्शन को लिया है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं वॉइड मेन में, कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोजिंग, ओके। अब इसमें जैसे आप लोग मेन के थ्रू प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं डेमो एंड ओबी नाम का, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। इसके पहले हम लोग एक काम कर देते हैं, CLR SCR लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, अब देखिए कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप जनरली फंक्शन को कॉल करते हो तो वैसे आप लोगों को कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आप लोग फंक्शन लेते हो ऑब्जेक्ट डॉट गेट फंक्शन, सपोज मुझे गेट फंक्शन को कॉल करना है तो आप लोग क्या करते हो, ऑब्जेक्ट डॉट गेट फंक्शन, इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, फंक्शन को कॉल करोगे। बट आप लोगों को इस कंस्ट्रक्टर को कुछ इस तरीके से कॉल करने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट डॉट डेमो ऐसे बिल्कुल कॉल करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम कैसे होता है, सेम होता है। तो इसीलिए आप लोगों को कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे यहाँ पे, तो आप लोगों को कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज होके कॉल हो जाएगा। मतलब ये क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट कॉल करेगा इस कंस्ट्रक्टर को, जिससे ए एंड बी की वैल्यू लेगा, एंड ऑब्जेक्ट डॉट गेट फंक्शन से क्या होगा, ए एंड बी की वैल्यू कैलकुलेट करके प्रिंट करवाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग लिखते हैं गेट ch टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन, ओके। सो इस तरीके से आप लोगों का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। इसका नाम क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब इसको हम लोग रन करते हैं, ओके, यहाँ पे कॉमा, ठीक है। सो इस तरीके से 30 आप लोगों का क्या आ चुका है, आउटपुट आ चुका है, बिकॉज हम लोगों ने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज किया है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या हो रहा है, आप लोगों की वैल्यू कांस्टेंट इनिशियलाइज हो रही है, ओके। एक तो यहाँ पे आप कांस्टेंट वैल्यू इनिशियलाइज कीजिए, या आप लोग यहाँ पे एक जस्ट सिंपली स्टेटमेंट दीजिए, ठीक है। दैट इज नथिंग बट अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब जरूरी नहीं है इस कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन क्लास के अंदर ही होगी, आप लोग उसके डेफिनेशन को क्लास के बाहर लिख सकते हो यूजिंग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ओके। सो ये हो गया आप लोगों का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। सो पैरामीटर मतलब मैं कल ही आप लोगों को बता चुकी हूँ कि पैरामीटर इज नथिंग बट अ आर्गुमेंट, ठीक है। और आर्गुमेंट जब भी फंक्शन के अंदर होते हैं तो आपको वैल्यू कहाँ से पास करनी पड़ती है, मेन से। तो वैसे ही यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में भी सेम होगा कि आप लोग अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रहे हो तो पैरामीटर है तो आप लोगों को वैल्यू कहाँ से पास करनी पड़ेगी, मेन से ही करनी पड़ेंगी, ठीक है। बट इस तरीके से आप लोगों का कुछ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा, जैसे यहाँ पे देखिए क्लास बनाया है डेमो नाम का, जिसके अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है इंट x। इंट x मतलब ब्रैकेट के अंदर कुछ है, दैट इज पैरामीटराइज, दैट इज आर्ग्यूमेंट। अब x की वैल्यू a में जा रही है, ये आपको पता है, एक्चुअल टू फॉर्मल टू एक्चुअल कंसेप्ट जा रहा है, ठीक है। सो ये आप लोगों का कंस्ट्रक्टर क्या है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब इसको हम लोग रन करते हैं, तो नेक्स्ट है आप लोगों का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे मैं जस्ट पैरामीटराइज, ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब देखिए,
अब यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर मैं डिफाइन कर रही हूँ, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट भी आपको देना पड़ेगा, इंट x एंड इंट y, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो अब मैं एक काम करती हूँ, इसकी जो डेफिनेशन है कंस्ट्रक्टर की, वो हम लोग आउटसाइड द क्लास लिखते हैं। आप लोग क्लास के अंदर भी लिख सकते हो, नो इशू। मैं आप लोगों को बताने के लिए क्लास के बाहर उसके डेफिनेशन लिख रही हूँ, ओके। सो यहाँ पे हम लोग इसको हटा देंगे और गेट फंक्शन के भी डेफिनेशन हम लोग क्या करेंगे, आउटसाइड द क्लास लिखेंगे। सो ये भी यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ओके। सो इस तरीके से आप लोगों को कुछ दिखेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लास डिक्लेयर किया है डेमो, उसके अंदर ए बी एंड ऐड नाम का वेरिएबल लिया है जो कि बाय डिफॉल्ट रहेगा प्राइवेट, एंड देन पब्लिक के अंदर एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया दैट इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। फिर उसके बाद यहाँ पे गेट नाम का फंक्शन लिया है, ठीक है। अब हम लोग इसकी डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास लिखते हैं। तो अब देखिए, कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास लिखनी है, तो जब भी हम लोग आउटसाइड द क्लास लिखते हैं तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करेंगे। बट यहाँ पे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का जब हम लोग यूज कर रहे हैं तो रिटर्न टाइप फर्स्ट आता है, बट कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं है, तो यहाँ पे रिटर्न टाइप बिल्कुल नहीं आएगा। फिर उसके बाद लिखते हैं हम लोग क्लास का नाम। सो यहाँ पे क्लास का नाम दैट इज डेमो, फिर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड देन आपका कंस्ट्रक्टर है तो राउंड ब्रैकेट आएगा, ठीक है। सो अब आप लोगों का जो कंस्ट्रक्टर था वो क्या था, पैरामीटराइज। तो यहाँ पे आपको पैरामीटर पास करने पड़ेंगे, इंट x एंड इंट y, ओके। सो ये मैंने डिफाइन कर दिया है। फिर उसके बाद पैरामीटर है तो एक्चुअल टू फॉर्मल का कंसेप्ट आता है। सो यहाँ पे जो फॉर्मल वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू में जाएगी, फिर ये फॉर्मल वैल्यू एक्चुअल वैल्यू में जाएगी, मतलब x की वैल्यू a में जा रही है, y की वैल्यू b में जा रही है। इतना हो गया, मतलब हम लोगों ने सबसे पहले पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास डिफाइन कर दी है। अब उसके बाद हम लोग करेंगे गेट की डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास। बट गेट नाम का जो फंक्शन है उसमें रिटर्न टाइप है, तो आप लोगों को यहाँ पे वॉइड डालना पड़ेगा, देन क्लास का नाम, देन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड देन गेट नाम का फंक्शन। फिर उसके बाद हम लोग कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग क्लोजिंग करेंगे। अब इसके अंदर हम लोगों को क्या करना है, कैलकुलेशन करके आउटपुट प्रिंट करवाना है। सो सिंपली एड इज इक्वल्स टू ए एंड बी में हमारे पास वैल्यू है, सो ए प्लस बी, देन उसके बाद सी आउट से हम लोग क्या करेंगे, एड की वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे। सो ये हो गया आप लोगों की एड की वैल्यू प्रिंट। सो ये हो चुका आप लोगों का आउटसाइड द क्लास फंक्शन की डेफिनेशन एंड कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन। अब आते हैं हम लोग मेन में। सो मेन में आप लोगों का ये जो प्रोग्राम है इसमें सबसे पहले क्या बनेगा, क्लास का ऑब्जेक्ट, ओके। बट ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है तो ऑटोमेटिकली कौन कॉल हो रहा है, कंस्ट्रक्टर। बट ये जो कंस्ट्रक्टर है वो किस टाइप का है, पैरामीटराइज। और पैरामीटर है, अगर ऑब्जेक्ट इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है तो कॉल करते समय ही मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें वैल्यू एंटर करनी पड़ेंगे। बिकॉज पैरामीटर है, आर्ग्यूमेंट होते हैं, तो वैल्यू पास कहाँ से होती है, मेन से। तो मुझे यहाँ पे सेम वही करना पड़ेगा कि जब आपका ऑब्जेक्ट कॉल हो रहा है तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, बट कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज, तो मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट के थ्रू वैल्यू को पास करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं कितनी वैल्यू पास करनी है, 2, तो मैं यहाँ पे 2 वैल्यू पास कर रही हूँ, ओके। तो ये जब ऑब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट कॉल करेगा कंस्ट्रक्टर को, सो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में पैरामीटराइज है तो ये 3 जाएगा x में, 2 जाएगा y में, 3 एंड 2 की वैल्यू a एंड b में जाएगी। फिर ऑब्जेक्ट डॉट गेट फंक्शन से गेट फंक्शन कॉल होगा जिसमें a एंड b की जो भी वैल्यू हमारे पास आई है उसका कैलकुलेशन करके वो प्रिंट करवाएगा। सो ये हो गया आप लोगों का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। सो इसको रन करके आपको मैं बता देती हूँ। ये देखिए 5 प्रिंट हुआ है। अब ये बार बार जब आप लोग करोगे तो कांस्टेंट डिक्लेरेशन है तो इसीलिए वो क्या होगा, बार बार 5 ही आएगा। बट अगर आप लोगों को इसको यूजर से करना है, पैरामीटराइज तो दिखाना ही है बट उसको क्या करना है, यूजर से वैल्यू पास करनी है।
सो यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं होगा बिकॉज ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दिखाना है मुझे। गेट फंक्शन भी सेम वैसे ही आएगा। वैल्यू जो पास हो रही है 3 and 2 जो कि कांस्टेंट हो रही है, तो मुझे मेन से ही क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं y1, ओके। देन उसके बाद सी आउट यूजर से करना है इसलिए मैं आपको बता रही हूं। एंटर द वैल्यू, एंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b। आप जो भी लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट कराएगा, ठीक है। उसके बाद सिंग x1 एंड y1। सो x1 और y1 में मेरी वैल्यू एंटर हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे जब हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते तो ऑब्जेक्ट कॉल हो रहा है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को, जिससे 3 और 2 की वैल्यू वहां पे जा रही है। बट अब वो 3 और 2 की जगह पे हम लोग एक काम करते हैं, x1 और y1 की वैल्यू को इनपुट करवाते हैं, ताकि आप लोग जो भी यूजर से वैल्यू दोगे वो यूजर की वैल्यू जाएगी इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में और वहां से वो गेट वाले फंक्शन से कैलकुलेट करवाएगा। अब देखिए पैरामीटराइज ही है बट यूजर से वैल्यू पास की है 3 5 दैट इज 9, ओके। सो इस तरीके से आप लोगों का ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है आप लोगों का दैट इज नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। नॉन पैरामीटराइज, इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा है अभी नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। सो नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ये एज ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जैसे ही दिख रहा है, बट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, आप लोग जस्ट वैल्यू को इनिशियलाइज डायरेक्टली कर देते हो या एक जस्ट स्टेटमेंट डाल देते हो। बट नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, जो भी आप वैल्यू एंटर करवाते हो, ठीक है, जो भी आप वैल्यू एंटर करवाते हो वो यूजर के थ्रू करना पड़ेगा, वो कांस्टेंट नहीं होगी, वो आपको यूजर से इनपुट करना पड़ेगा। सो वो कंसेप्ट होता है आप लोगों का नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। दोनों दिखने में सेम है, डिफॉल्ट एंड नॉन पैरामीटराइज, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं है, दैट इज डिफॉल्ट एंड नॉन पैरामीटराइज बोल सकते हैं। बट कंसेप्ट थोड़े डिफरेंट है कि डिफॉल्ट में कांस्टेंट डिक्लेरेशन होता है और नॉन पैरामीटराइज से यूजर से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नॉन पैरामीटराइज है इसमें आप लोग देखिए कि डेमो नाम का क्लास है, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि डिफॉल्ट जैसे दिख रहा है, बट आप लोग कंस्ट्रक्टर के अंदर देखिए यहाँ पे यूजर से वैल्यू पास की है और डिफॉल्ट में क्या था, आप लोग कांस्टेंट वैल्यू पास करें। तो ये डिफरेंस है नॉन पैरामीटराइज एंड डिफॉल्ट में। तो इसको हम लोग अभी प्रैक्टिकली देखते हैं। सो इसी प्रोग्राम में मैं चेंजेस कर रही हूँ। सो अभी हम लोग देख रहे हैं नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ओके। सो नॉन पैरामीटराइज में यहाँ पे आप लोगों को वैल्यू पास करने की जरूरत नहीं है, पैरामीटराइज, ठीक है। अब इसकी भी डेफिनेशन हम लोग आउटसाइड द क्लास या इनसाइड द क्लास दोनों लिख सकते हैं, नो इश्यू। हम लोग आउटसाइड द क्लास लिखते हैं तो यहाँ पे ये जो पैरामीटराइज है ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। देन यहाँ से आप लोगों को वैल्यू पास करनी पड़ेगी। सो यहाँ से आप लोग क्या करोगे, सी आउट लिखोगे। सी आउट में यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ओके। देन उसके बाद यहाँ पे सीन आएगा ए एंड बी, ओके। सो इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यू पास करोगे। उसके बाद गेट फंक्शन में ए एंड बी का कैलकुलेशन करके प्रिंट करवाओगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मेन में। मेन में हम लोगों को ये भी करने की जरूरत नहीं है, ये सी आउट एंड सीन भी डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो आप लोगों का जैसे क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है ऑटोमेटिकली कौन कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो यहाँ पे ये जो कंस्ट्रक्टर है जो कि आप लोगों का नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो ये ब्रैकेट तो यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा आप लोगों का, नॉन पैरामीटराइज, ठीक है। अब देखिए एट ए टाइम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है
या पैरामीटराइज भी हो सकता है या नॉन पैरामीटराइज भी हो सकता है। तो आप लोगों को उतने ऑब्जेक्ट क्लास के बनाने पड़ेंगे। आपको जिस जिस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है उस कंस्ट्रक्टर के लिए आप लोगों को स्पेशली वैसे ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। बट फिलहाल यहाँ पे एक ही कंस्ट्रक्टर है, तो यहाँ पे कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, नॉन पैरामीटराइज। तो जैसे आपका नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, सो ये ए एंड बी की वैल्यू को एंटर करवाएगा एंड ऑब्जेक्ट डॉट गेट फंक्शन से ए एंड बी का कैलकुलेशन करके प्रिंट करवाएगा। सो इस तरीके से आप लोगों का ये नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो इसको रन करते हैं। यहाँ पे आपको यूजर से वैल्यू पूछेगा एंड एडिशन इक्वल्स टू 5, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोगों का नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुका है। अब देखिए कि ऐसा होता है कि क्यों कंस्ट्रक्टर लेना है, ठीक है, क्यों कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना है। ये काम तो फंक्शन के थ्रू भी किया जा सकता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बताया, डिफॉल्ट में डायरेक्ट कांस्टेंट डिक्लेरेशन होता है। मैंने आप लोगों को पैरामीटराइज बताया, पैरामीटराइज में आर्गुमेंट आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। मैंने आप लोगों को अभी नॉन पैरामीटराइज बताया जिसमें आप लोग यूजर से वैल्यू इनपुट करोगे। बट क्यों कंस्ट्रक्टर लेना है, क्यों हम लोग फंक्शन के थ्रू भी ये सब कुछ कर सकते हैं। बट डिफरेंस ये है कि आप लोग फंक्शन में देखिए, यहाँ पे गेट फंक्शन है, इस गेट फंक्शन को आपको अलग से कॉल करने की जरूरत पड़ रही है। मतलब आप पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो एंड देन ऑब्जेक्ट के थ्रू गेट फंक्शन को कॉल कर लो। वैसे ही आप जितने भी फंक्शन लेते हो उसको आपको अलग से कॉल करने की जरूरत होती है, नेसेसरी होता है। ऐसा नहीं है कि क्लास को ऑब्जेक्ट बना लिया ऑटोमेटिकली फंक्शन आपके कॉल होंगे, नेवर, कभी नहीं होगा। बट कंस्ट्रक्टर ऐसा है कि आप लोग जिस क्लास का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर दो, ऑटोमेटिकली आप लोगों का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। उसको अलग से आपको डिफाइन करने की जरूरत है क्या, नहीं। तो इसीलिए हम लोग फंक्शन की जगह पे कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हैं, बिकॉज आप लोगों को उसको अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनते हैं ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है फंक्शन में एंड कंस्ट्रक्टर में, ओके। सो ये मैंने आप लोगों को अभी बता दिया कि नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। देन हम लोग देखते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब देखिए कॉपी कंस्ट्रक्टर मीन्स व्हाट। जैसे कि आप लोग एक सिंपल सा अगर कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हो, ठीक है, तो उस कंस्ट्रक्टर का डेटा मुझे सेकेंड वाले कंस्ट्रक्टर में कॉपी करना है, तो वो आप लोगों का कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू होगा। अब ये कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू होगा मीन्स क्या, देखिए यहाँ पे मैंने एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है डेमो नाम का। अब ये आपको पता चला होगा कि ये कंस्ट्रक्टर कौन सा आप लोगों का, पैरामीटराइज, बिकॉज ब्रैकेट के अंदर कुछ है, दैट मीन्स पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी डेटा होगा वो मुझे कॉपी करके सेकेंड वाले कंस्ट्रक्टर में डालना है, तो वो डायरेक्टली नहीं जा सकता है। उसके लिए मुझे एक क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन करना पड़ेगा उसके ब्रैकेट के अंदर। अब वो कैसे, देखिए यहाँ पे एक डेमो नाम का क्लास है, डेमो नाम का कंस्ट्रक्टर है। उस कंस्ट्रक्टर के ब्रैकेट में हम लोग जो लिखते हैं वो पैरामीटर लिखते हैं, मतलब कि हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन देते हैं जो कि सिंपल होता है, इंट एक्स वगैरह। बट यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कुछ क्लास दिख रहा है एंड क्लास का एस नाम का ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ठीक है। बट ऑब्जेक्ट कैसा दिख रहा है, एड्रेस के साथ। तो जब भी आप लोग कॉपी कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट देखते हो तो हमेशा आप लोगों का ब्रैकेट के अंदर जहाँ पे आर्गुमेंट होता है वहां पे क्लास का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और ऑब्जेक्ट कैसे होगा, एड्रेस के साथ। तो एड्रेस के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, जो भी वैल्यू पहले वाले कंस्ट्रक्टर में होंगी वही वैल्यू को हम लोग कॉपी करेंगे सेकेंड वाले कंस्ट्रक्टर में। सो दैट इज नथिंग बट अ कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से कॉपी कंस्ट्रक्टर होगा। मैं इसको प्रैक्टिकली आपको बता देती हूँ, तो आई थिंक आपके डाउट थोड़े क्लियर हो जाएंगे, ओके। सो देखिए कॉपी कंस्ट्रक्टर जरूरी नहीं है कि ऑलरेडी जो एक कंस्ट्रक्टर है वो पैरामीटराइज ही होना चाहिए। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, कॉपी कंस्ट्रक्टर एक दूसरे कंस्ट्रक्टर से डेटा को कॉपी करवाएगा डेफिनेटली, बट
जरूरी नहीं है जो फर्स्ट कंस्ट्रक्टर है वो पैरामीटराइज ही होना चाहिए या नॉन पैरामीटराइज ही होना चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड है आप किस टाइप का कंस्ट्रक्टर चाहते हो। ठीक है, आप पैरामीटराइज भी ले सकते हो या नॉन पैरामीटराइज भी ले सकते हो। ठीक है, मेंशन नहीं है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर में जो भी डेटा कॉपी होगा वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू होगा या नॉन पैरामीटराइज के थ्रू होगा, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे नॉन पैरामीटराइज दिया है, तो मैं एक काम करते हैं कि नॉन पैरामीटराइज से हम लोग देखते हैं, इसको आप पैरामीटराइज भी कर सकते हो, नो इशू। सो यहाँ पे ये नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। अब मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कॉपी कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पे मैं सिंपली एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रही हूँ, बट इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, क्लास का एक ऑब्जेक्ट लेंगे। सो क्लास डिफाइन करूंगी और उसका ओबी नाम का, चलो एड्रेस ऑफ एस लेते हैं, एस नाम का ऑब्जेक्ट डिफाइन किया बट एड्रेस के साथ डिफाइन किया। ओके, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे पहले हम लोगों ने इस कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन लिख दी है, ये आप लोगों का कॉपी कंस्ट्रक्टर है। हाँ, पहला नॉन पैरामीटराइज है एंड दैट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। ओके, फर्स्ट है नॉन पैरामीटराइज। सो यहाँ पे हम लोगों ने पहले कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन लिख दी, दैट इज नॉन पैरामीटराइज, ए एंड बी वैल्यू एंटर करवाई। ठीक है, उसके बाद गेट फंक्शन, अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग एक काम करते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन लिखते हैं अभी। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर में भी सेम, कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, तो डायरेक्टली क्लास का नाम आएगा, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड आप लोगों का कंस्ट्रक्टर। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोगों को क्या करना है, क्लास का ऑब्जेक्ट लिखना है और बट ऑब्जेक्ट होगा एड्रेस के साथ। ओके, सो ये हो गया आप लोगों का कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब देखिए, कॉपी कंस्ट्रक्टर में जो डेटा हम लोग कॉपी करने वाले हैं वो डेटा आप लोगों के प्रीवियस वाले कंस्ट्रक्टर में सेव है, और वो भी किस में सेव है, दो वेरिएबल में सेव है, दैट इज ए एंड बी में। ठीक है, तो उसी ए एंड बी का डेटा हम लोग कॉपी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं और एक ए ले लेती हूँ, ऑलरेडी आप दूसरा भी वेरिएबल ले सकते हो, नो डाउट। ठीक है, हमारे पास जो डेटा है वो एड्रेस के थ्रू आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे एस डॉट ए एंड बी इज इक्वल्स टू एस डॉट बी। तो देखिए, ये जो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू है वो कहाँ से आएगी, ये फर्स्ट वाले कंस्ट्रक्टर से आएगी, और वो भी कैसे आएगी, ऑब्जेक्ट के एड्रेस के थ्रू आएगी। अब वो कैसे होगा आप लोगों को मेन से पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये जो भी एस डॉट है, एस डॉट बी मैंने लिया है, वो कॉपी हो रहा है ए एंड बी नाम के वेरिएबल में। ओके, सो इसके बाद हम लोग देखते हैं गेट नाम का फंक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे जस्ट हम लोग एक काम करते हैं, प्रिंट करवा देते हैं। ओके, सो सी आउट में जस्ट मैं ए की वैल्यू प्रिंट करके दिखा देती हूँ आप लोगों को एंड बी की। ओके, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं मेन में। अब देखिए, मेन में हम लोगों ने क्या किया है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा क्या कॉल होगा आप लोगों का, फर्स्ट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट सिंपल है। ओके, ऑब्जेक्ट सिंपल है, तो सिंपल है तो ये क्या कॉल करेगा, फर्स्ट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मैं अगर राउंड ब्रैकेट दूंगी तो ये हो गया, एक तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा या आप लोगों का कॉपी कंस्ट्रक्टर, बट मुझे फर्स्ट क्या कॉल करना है, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे मुझे ब्रैकेट देने की कोई जरूरत नहीं है, ये मैंने ऑब्जेक्ट 1 बना लिया। अब मुझे सेकेंड वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो मुझे फिर से सेकेंड ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से सेकेंड ऑब्जेक्ट बना देती हूँ, डेमो एंड ऑब्जेक्ट 2। ठीक है, तो ये बन चुका है मेरा ऑब्जेक्ट 2, बट ये जो ऑब्जेक्ट 2 है उसके सामने मुझे राउंड ब्रैकेट देना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों का ये जो कंस्ट्रक्टर है वो कैसा कंस्ट्रक्टर है, कॉपी कंस्ट्रक्टर, और वो कैसा दिख रहा है आप लोगों को, पैरामीटर। तो राउंड ब्रैकेट के अंदर आपको कुछ डालना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट मेंशन किया। अब देखिए, हमारे पास जो डेटा है वो OB1 में स्टोर है।
ठीक है, OB1 में, और जो कि वैल्यू क्या स्टोर है A एंड B में, ठीक है। तो OB1 का जो भी डेटा होगा वो कहाँ पे कॉपी होना चाहिए, OB2 वाले सेकेंड वाले कंस्ट्रक्टर में। तो यहाँ पे मुझे ब्रैकेट के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा OB1, ठीक है। OB1 जब मैं डिफाइन करूंगी तो ये OB1 जाएगा एड्रेस ऑफ S में इनडायरेक्टली, बिकॉज कभी भी डेटा वेरिएबल टू वेरिएबल कॉपी होता है और ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो भी OB1 में डेटा है A एंड B का, वो जाएगा S के थ्रू वो A एंड B की वैल्यू जो भी होगी वो फिर से कहाँ पे कॉपी होगी, A एंड B में, ठीक है। तो ये जो A एंड B दिख रहा है आप लोगों को इस साइड का, तो वो किसका है, OB2 का, बिकॉज इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करते समय आप लोगों को सेकेंड ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का डेटा हम लोगों ने क्या किया है, सेकेंड ऑब्जेक्ट में कॉपी किया है, ओके। अब ये हो चुका आप लोगों का कॉपी कंस्ट्रक्टर। सो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑब्जेक्ट का भी डेटा प्रिंट करवाते हैं एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट के थ्रू भी हम लोग डेटा प्रिंट करवाते हैं, ओके। सो इस तरीके से आप लोगों का क्या होगा, दोनों ऑब्जेक्ट के थ्रू डेटा प्रिंट होगा। सो इसको रन करके मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये 1 एंड 2, सो 1 एंड 2 पहले भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट का है एंड 1 एंड 2 सेकेंड ऑब्जेक्ट का है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों का क्या हुआ, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर, ओके। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है आप लोगों का, अच्छा नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिस्ट्रक्टर। सो डिस्ट्रक्टर मतलब क्या होता है, जैसे कंस्ट्रक्टर आप लोगों का एक तरीके से मेमोरी स्पेस क्रिएट करवाता है। सो डिस्ट्रक्टर क्या करेगा, जैसे कंस्ट्रक्टर के थ्रू आप लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू मेमोरी स्पेस क्रिएट करवा रहे हैं और डिस्ट्रक्टर के थ्रू क्या करोगे, उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू मेमोरी स्पेस को डिलीट करवाओगे, ठीक है। जितनी ऑब्जेक्ट के थ्रू मेमोरी स्पेस क्रिएट हो चुकी है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डिस्ट्रक्टर। बट जब भी आप लोग डिस्ट्रक्टर डिफाइन करते हो तो आपको टिल्ड ऑपरेटर डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, टिल्ड ऑपरेटर, ठीक है। और जैसे आप लोग कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हो सेम एज ए डिस्ट्रक्टर डिफाइन करना पड़ेगा। मतलब कि कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होता है, वैसे ही डिस्ट्रक्टर में क्लास का नाम और डिस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है, बट सिंपली आपको उसके सामने क्या लिखना पड़ता है, टिल्ड ऑपरेटर, ओके। फिर उसके बाद डिस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है, कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, ठीक है। डिस्ट्रक्टर के टाइप भी नहीं होते, जैसे कंस्ट्रक्टर के टाइप होते हैं बट डिस्ट्रक्टर के कोई टाइप नहीं होते हैं। सो देखिए इस तरीके से आप लोगों का डिस्ट्रक्टर डिफाइंड होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक क्लास लिया है, ठीक है। अब उस क्लास का जो हम लोग नाम दे रहे हैं तो ये आप लोगों का कंस्ट्रक्टर हो गया, ठीक है। बट सेम क्लास मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, बट उसके सामने क्या लगाया है, टिल्ड ऑपरेटर। सो ये क्लास हो गया क्या, नहीं, ये क्या हो गया आप लोगों का, डिस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर और टिल्ड ऑपरेटर लग गया तो ये क्या हो गया, डिस्ट्रक्टर। बट डिस्ट्रक्टर का कोई टाइप नहीं होता है, जैसे कंस्ट्रक्टर के टाइप होते हैं डिस्ट्रक्टर के टाइप नहीं होते हैं। तो उसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। मैं उसी प्रोग्राम में आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको सिंपली सेम प्रोग्राम है, जस्ट यहाँ पे मैं डिस्ट्रक्टर डिफाइन कर रही हूँ टिल्ड ऑपरेटर से, डेमो, ये डिस्ट्रक्टर डिफाइन हो गया आप लोगों का, और उसकी जस्ट एक डेफिनेशन दे देती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे डिस्ट्रक्टर का भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, टिल्ड ऑपरेटर एंड डेमो। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग जस्ट लिखते हैं, सी आउट डिस्ट्रक्टर कॉल्ड, ठीक है। जस्ट सिंपली एक डेफिनेशन लिखी है, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको कॉल करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर को कॉल करना मतलब कि आप लोग ऑब्जेक्ट बनाते थे और ऑब्जेक्ट के थ्रू कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा था, बट यहाँ पे आप लोगों को डिस्ट्रक्टर को अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज क्या हो रहा है, आप लोगों का जो कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो रहा है, जिसके थ्रू मेमोरी स्पेस क्रिएट हो रही है, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम कौन कर रहा है, डिस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर जैसे इनिशियलाइज हो जाता है ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर भी इनिशियलाइज हो जाएगा। तो इसको रन करते हैं। तो
इसमें हम लोग वैल्यू एंटर करवा देते हैं, ये हो चुका है, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं एंटर करूंगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, और जितने ऑब्जेक्ट आप लोगों ने कॉल किए हैं, जितने कंस्ट्रक्टर आप लोगों ने कॉल किए हैं, उतनी बार आप लोगों का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब मैं एंटर करूंगी तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर कॉल हो चुका है। अब वो आप बोलोगे कि मैम वो डिस्ट्रक्टर में जो लिखा है वो तो कैसे प्रिंट हुआ होगा, आपने बोला कि डिस्ट्रक्टर कॉल हो चुका है, तो वो प्रिंट हुआ है। अगर उसको आप लोगों को देखना है तो आप Alt F5 कीजिए, ठीक है। Alt F5 से आप लोगों को जो डिस्ट्रक्टर प्रिंट कर रहा है स्टेटमेंट, वो आप लोगों को प्रिंट करवा के शो करवा रहा है। वो जैसे आप लोग एंटर करते हो, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर कॉल होता है, बट हम लोगों को वो दिखता नहीं है। उसको अगर देखना है तो आप लोग क्या करोगे, Alt F5, Alt F5, Alt F5 करने से आप लोगों का डिस्ट्रक्टर प्रिंट होगा, मतलब कि डेटा क्या हो जाएगा, जितनी बार कंस्ट्रक्टर ने कॉल किया था उतनी बार वो क्या करेगा, उसको डिलीट करवाएगा। सो इस तरीके से आप लोगों का डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। जितने कंस्ट्रक्टर लोगे उतने बार डिस्ट्रक्टर कॉल करवाएगा। अब उतनी बार कॉल करवाएगा मतलब उतनी बार आपको डिस्ट्रक्टर लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर डिफाइन करवाता है, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोगों का ये डिस्ट्रक्टर होता है, जो कि टिल्ड ऑपरेटर से डिनोट होगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को कंस्ट्रक्टर बताया, कंस्ट्रक्टर के टाइप बताए, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा डिस्ट्रक्टर कैसे डिफाइंड होते हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, कि किस तरीके से डिफाइन किए जाते हैं और क्यों हम लोग कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं, ठीक है। क्यों फंक्शन नहीं करते ये भी मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। तो अगर और आप लोगों को इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑफलाइन ट्रेनिंग दोनों प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और उसके बारे में अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या मेरे वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।